नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम बात करेंगे रैलियों पर लगेगी लगाम या नहीं। यह है बड़ा सवाल, क्योंकि न्यूज 24 जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यहां पर यह है कि 5 राज्यों में चुनाव है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर रैलियां, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन, बड़े कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं नेताओं की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से। लेकिन एक तरफ कर्फ्यू लगाया जा रहा है, एक तरफ पाबंदियां हैं, लोगों को घर में कैद करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। इन्हीं पर सवाल है कि इस पर लगाम कब लगेगी। आम जनता ये सवाल पूछ रही है कि हमारे जश्न में कोरोना आता है कि नेताओं की ये भीड़ में, ये रैलियों में, इन रोड शो में कोरोना नहीं जाता है क्या? ये दो तरह की नीति, दो तरह की बातें आखिर राजनेता क्यों कर रहे हैं? ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवाल आज भी यही कायम है कि आखिर रैलियों पर, रोड शो पर लगाम कब लगेगी, और अगर इन रैलियों की वजह से कोरोना विस्फोट होता है तो कौन जिम्मेदार इसके लिए होगा? चारों तरफ हमारी नजर है। आज हम चर्चा भी करेंगे और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, अलग अलग राज्यों से अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आज राज्यों में बड़ा होने वाला है। अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का आज आखिरी दिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस पर ब्रीफ करेंगे और उनकी एक बैठक भी है। विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल माहौल क्या है इस वक्त वहां पर, वो हमें बताएंगे और क्या बड़ा होने वाला है। साथ ही अधीर यादव देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई है, उसको लेकर वो अपडेट हमारे साथ हमें करेंगे। तो 4 सहयोगी 4 राज्य से और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सीधा सवाल जो हम पिछले 4-5 एक हफ्ता हो गया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। राजीव, क्या लगेगी लगाम इन पर, शक्ति प्रदर्शन पर, रैलियों पर, रोड शो पर, और अगर विस्फोट हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए विपनेश, चर्चा हम शुरू करें उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कल अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की, उसमें यह तो साफ हो गया कि चुनाव समय पर होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जो मुझे जानकारी मिली है, उसमें ये कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बूथ पर अगर 1250 से ज्यादा वोटर हो तो आप एक अतिरिक्त बूथ बनाइए, 1250 से ज्यादा बूथ नहीं होने चाहिए, और अगर 5 बूथ से ज्यादा किसी पोलिंग स्टेशन पे है तो फिर आने जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए और एक बड़ा वेटिंग एरिया होना चाहिए। ऐसे मतदान स्थल चिन्हित किए जाएं कि अगर 6000 से ज्यादा वोटर हैं तो आने और जाने का दोनों का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। अब कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव कराए जाएंगे, इस बात का निर्देश कल जिला अधिकारियों को चुनाव आयोग ने दिया है। इससे साफ होता है कि चुनाव निकट भविष्य में घोषित होने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या देश के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये। और दूसरी बात यह है कि 12 से 12:45 के बीच में हमारे साथी अशोक तिवारी जहां पर हैं, वहां चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब बात यह है कि वर्चुअल रैली की शुरुआत कब से की जाए, ये फिजिकल रैली जो हो रही है लगातार, मुझे जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, देखिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर बाद अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू करेंगे और शाम तक लखनऊ आ जाएंगे, यहां पर वो बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का अलग एक कार्यक्रम है। दिल्ली में सब कुछ बंद करके केजरीवाल पहुंच रहे हैं चंडीगढ़, वहां विजय यात्रा निकालेंगे, जहां पर आप देखिएगा भीड़ कितनी होगी। अखिलेश यादव अभी उन्होंने रैली की, वहां पर कितनी भीड़ हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 3 गुना कोरोना के केसेस बढ़े हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो इंडिया में कोरोना को ट्रैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक यहां संक्रमण की दर बहुत तेज फैलने की आशंका है। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, कोरोना का खतरा, और दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब इसमें सिर्फ एक बात हो सकती है, अगर चुनाव आयोग
इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, कमर कस चुका है और तारीखों की घोषणा होने वाली है। तो अब ये जिम्मेदारी, जो जैसा कि न्यूज़ 24 रोज कह रहा है कि ये जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज पर आकर के टिकती। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर निर्देश देता है और इस तरह की सलाह देता है तो सबसे पहला दल हम होंगे जो वर्चुअली रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। ये विकल्प हमारे पास है और हम इसके लिए तैयार हैं। आज निगाहें पूरे देश की और आम लोगों की इसी बात पर लगी हुई है। देखिए, मैं जगह जगह जब जाता हूं, जमीन पर लोगों से बात करता हूं, तो बार बार लोग कहते हैं कि जो मतदान कर्मी है सबसे ज्यादा डर उन्हें है कि इस परिस्थिति में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ था वही मतदान कर्मी चुनाव कराने के लिए गए थे और भारी संख्या में जो लिस्ट प्राथमिक शिक्षक संघ देता है कि 1621 प्राथमिक शिक्षकों की मौत हुई थी, तो वो लोग जो मतदान से जुड़े हैं उनमें एक डर सा है, एक खौफ सा है। और अभी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो बड़े अधिकारियों से जानकारी मिल रही है उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डोज देने के साथ साथ मतदान कर्मियों को भी बूस्टर डोज देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो सब मिला जुलाकर अब ये जनता को तय करना है कि वो अपने घरों से, जब आप आम जगह पर जाते हैं, मास्क का, डिस्टेंस का, ये सब का, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, तो आप रैलियों में भी उसी तरह का इंतजाम करें, कम से कम करें। लेकिन वही बात है, सब जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पे आती है और ये सारे राजनीतिक दलों के लिए लागू होता है। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ बंद कर रखा है एक तरीके से दिल्ली में, और वो चंडीगढ़ जहां विशाल एंग्री से वहां विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं क्योंकि वहां के नगर निगम चुनाव में उनको अच्छी सफलता मिली है। तो एक जगह पैमाने दूसरे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों पर जा रहे हैं वहां खूब बड़ी जनसभा हो रही है, और जब दिल्ली जा रहे हैं तब कोरोना पर बैठक करने लग रहे हैं। अखिलेश यादव के घर में खुद संक्रमण हुआ था, लेकिन उससे बेपरवाह होकर जब वो निकले तो हजारों की संख्या में उन्नाव में और दूसरी जगहों पर विजय रथ यात्रा में लोग उमड़े। तो ये दो पैमाने, दो मापदंड जनता की जान को खतरे में डालने के लिए ये ठीक नहीं है। इसमें जरूरी पहल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए और सारी निगाहें चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। उसी पहल को लेकर तो सवाल है राजीव, लगातार हम पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है जनता से ज्यादा ये राजनेता लापरवाह हो गए हैं और दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है। मैं आती हूं, जरा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन को, अधीर यादव, कि चुनाव टाल दिए जाएं उत्तराखंड के। और क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? नैनीताल हाईकोर्ट है, उसने कल एक बोला है भारतीय चुनाव आयोग को जारी करा है कि वो अपना जवाब दे कि उनका क्या स्टैंड होता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जो है एक बार को फिर से बढ़ने लगा है और उत्तराखंड में भी इसके केस आने शुरू हुए हैं। अभी 4 केस इसके आ चुके हैं और साथ साथ जो कोरोना के केस हैं वो 38 उत्तराखंड में हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से जो कोरोना ने अपना रुख करा है उसको देखते हुए हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है और उन्होंने जो भारतीय चुनाव आयोग है उनके एक नोटिस जारी करा है और उनको जवाब मांगा है। हालांकि इसकी जो अगली डेट है वो 3 जनवरी इसको दी गई है जिसमें सुनवाई होगी। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया है, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू है। लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं चुनाव को देखते हुए, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हल्द्वानी में रैली है, बड़ी रैली है और उसमें काफी भीड़ जुटेगी। लेकिन उसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से रैलियां हो रही है वो रैलियां नहीं होनी चाहिए। उसी को देखते हुए हाईकोर्ट सख्त हुआ है और भारतीय जो चुनाव आयोग है उसको एक नोटिस जारी करा है। ठीक है, अधीर यादव लौटते हैं। 3 जनवरी का इंतजार अब रहेगा क्योंकि अब कोर्ट भी समझने लगा है कि ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता है, हमें रुकना होगा। लखनऊ का सीधे रुख कर लेते हैं क्योंकि आज सबकी नजर इलेक्शन कमीशन पर टिकी हुई है। अशोक, तीसरा दिन, आखिरी दिन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव को लेकर, कुछ गाइडलाइंस भी।
देखिए विपनेश, आपको पता ही है कि चुनाव आयोग की टीम लगातार आज तीसरे दिन भी मंथन करने वाली है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करने वाली है। और बीते 2 दिनों की बैठक पर अगर नजर डाली जाए तो पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई थी, उस समय उनसे भी सुझाव लिए गए थे और चुनाव आयोग की टीम की तरफ से भी तमाम सारी चीजों पर उनसे चर्चा भी की गई थी। कल तमाम सारे जो अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी और इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी है, उनके साथ अलग अलग बैठक चुनाव आयोग की टीम की तरफ से की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से पूछा गया है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कहां तक प्रगति हुई है और इसके अलावा कितने पोलिंग बूथ पूरे उत्तर प्रदेश में है, कि मतदाताओं की संख्या कितनी है और कहां पर क्या स्थिति है। इस तमाम सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने कल मंथन किया है। पुलिस अधिकारियों से भी साफ तौर पर यह मंथन किया गया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स की क्या स्थिति है, कहां पर कितने अतिरिक्त बल की आवश्यकता है। इन तमाम सारी चीजों पर गंभीरता से कल बहुत ज्यादा मंथन किया गया है। और सबसे खास बात यह भी है कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:45 तक यानी तकरीबन 45 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की टीम की तरफ से लखनऊ में की जानी है। योजना भवन के कमरा नंबर 111 में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित की गई है। सबसे खास बात यह है कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर भी लगातार 3 दिनों से जो मंथन लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम की तरफ से किया जा रहा है, उसमें प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अभी कल जो बैठक की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जिन जिन कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी उनके लिए सुनिश्चित किया जाए कि उनको कोविड के दोनों डोज लग चुके हों। तो चुनाव आयोग की टीम की तरफ से राजनीतिक दलों को भी यह सुझाव दिया गया है। जो जिले के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी लगातार मंथन किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ भी उनकी बैठक अभी होने वाली है। आप जानते ही हैं कल उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आर.के. तिवारी थे उनको फिलहाल हटाया गया है और दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे उनको उत्तर प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां पर चुनाव आयोग की टीम के साथ उनका यूपी के चुनाव को लेकर मंथन होना है। उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव आयोग की टीम की तरफ से लगातार 3 दिनों का जो मंथन किया गया है उसमें क्या कुछ सार निकल के आया है, इसको ये पूरी जानकारी वो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे योजना भवन के कमरा नंबर 111 में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है और वहां पर 3 दिनों के पूरे मंथन का सार यानी कि राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निकला, अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निकला, आज जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ चर्चा की गई। तो जो मुख्य बिंदु होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएगी, इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12 बजे लखनऊ में प्रस्तावित है। और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव को किस तरह से करवाना चाहता है, किस तरह से राजनीतिक दलों का सहयोग चाहता है, किस तरह से अधिकारियों की भागीदारी की सुनिश्चितता वो चाहता है। तो दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की टीम की तरफ से की जाएगी। ना हम बल्कि सभी इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग की उस पीसी का क्या कहता है चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग ये देखना होगा। मैं आऊंगी आपके पास। इधर विशाल एंग्रिश पे हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। विशाल, पंजाब में 1 केस, चंडीगढ़ में 3, हरियाणा में भी संख्या बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लेकिन नेता बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। दिल्ली का तो हाल आप देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है, 200+ केसेस और उधर अरविंद केजरीवाल जश्न मनाने की तैयारी में है। देखिए विपनेश, जिस तरह से धीरे धीरे जो ओमिक्रॉन है उसने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में दस्तक दे दी है और पंजाब में भी क्योंकि इससे पहले साफ कर दिया गया था कि कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। पंजाब के जो डिप्टी सीएम है जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, ओपी सोनी, तो मेरी रात भी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि किसी भी तरह से नाइट कर्फ्यू की पंजाब में जरूरत नहीं है। लेकिन एकदम से नवा शहर में जिस तरह से दस्तक दे दिया एक स्पेन से आए हुए व्यक्ति ने ओमिक्रॉन की, तो उसको लेके बड़े बड़े सवाल किए जा रहे हैं। बेशक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन वो कहाँ गया और उसकी ट्रेसिंग क्या है। और वहीं पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, तो वो दिल्ली में तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, बड़ी बड़ी बंदिशें लगा दी गई हैं और चंडीगढ़ में जश्न की तैयारी की जा रही है। और आज 1 बजे विजय दिवस मनाया जाएगा कि किस तरह से आज एक जुलूस निकाला जाएगा जिसमें हजारों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे वो आएंगे। बेशक चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनकी जो अफेक्टेड थे उनकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ चुकी हैं। लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड है वो लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में इतनी बंदिशें और उसके बाद लोगों को आप अपने जो विजय रैली है उसमें आने के लिए कह रहे हो, पंजाब में जा रहे हो और पंजाब के नेताओं को भी चाहिए। बेशक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और बड़ी बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो
गाइडलाइंस है उसका एक भी जो नेता है अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कह रहा है कि उसका पालन कीजिए, आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, जहां 2 गज की दूरी बना के रखिए। तो रैलियों में बड़ी बड़ी यदि भीड़ उमड़ती चली गई तो पंजाब में कहीं किसी भी समय कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए। बेशक इस समय वो बेफिक्र है कि पंजाब में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि ये लगातार फैलेगा भी और जनवरी के मध्य तक जो काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है और फरवरी में समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव करने की घोषणा कर सकता है। बेशक चुनाव आयोग की टीम पंजाब के अधिकारियों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में भी बैठक कर रही है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि नेताओं को चाहिए कि वो वर्चुअल अपनी रैलीज करें, वर्चुअल लोगों को अपने अपने पक्ष में करने का निर्णय लेके किस तरह से लोगों को संबोधन करना है। और यदि बड़ी रैलियां इतनी तेजी से बढ़ती चली गई तो पंजाब को कोई बचा नहीं पाएगा। पंजाब में किसी भी समय कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है। विशाल, आप सही कह रहे हो। चंडीगढ़ तो छोटा सा शहर है, आप वहां सोचिए अगर संक्रमण फैला तो क्या स्थिति हो सकती है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह आप देख रहे हैं कि कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन नेता अभी भी शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन मनीष शुक्ला जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यूपी स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सनी आहलूवालिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है मनीष जी, तो सबसे पहले सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। केंद्र राज्य में आपकी सरकार है। मैं आज छोटा सा सवाल करती हूँ, बहुत छोटा सा। आप ये बताइए कि अगर ये जो भीड़ है इसमें कोरोना ब्लास्ट हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने को प्रिपेयर कर रही है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग अभी आपने स्वयं बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उसने सभी दलों से फीडबैक लिया है। चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ओमिक्रॉन हो, कोरोना हो, निश्चित रूप से जो आपकी चिंता है वो चिंता सरकार की भी है और इसके लिए सरकार सारे जरूरी कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रात कर्फ्यू भी लगाया है और निपटने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है या मेडिकल तैयारियां होती है वो सरकार कर रही है। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप चुनाव आयोग के सहारे, विपक्षी पार्टियां आपके सहारे कि सरकार पहल करेगी तो हम भी पीछे पीछे। पहल कौन करेगा? सवाल ये है मनीष जी, पहल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए विपलेश जी, ये बात ठीक है कि सरकार हमारी है, लेकिन चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है और सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के लिए बराबर होते हैं और सभी राजनीतिक दल के लिए चुनाव आयोग बराबर होते हैं और उसके दिशा निर्देश का पालन तो चाहे सरकार की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी, सबको करना पड़ता है। तो जो लोग ये हमारे सहारे हैं तो हमको लगता है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहते। उनको भी आयोग के ही तरफ देखना चाहिए और एक साथ निर्णय लेना चाहिए। मैं परसों आपके साथ था, मैंने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है और जो लोग यहाँ दूसरी बातें कर रहे थे आयोग के सामने, उन्होंने वहां दूसरी बातें की। तो हमको लगता है सबका सामूहिक दायित्व है कि चुनाव कैसे हो और चलिए मैं इस पर सवाल पूछ लेती हूँ। कीर्ति निधि जी, ये दो तरीके की बातें क्यों? आप टीवी पे बैठ के कुछ और कह रहे हैं और मनीष जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ आपने और बातें की हैं। मनीष जी क्या कहा है समाजवादी पार्टी ने, जरा बताएंगे? मैं जवाब ले लेती हूँ। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये चुनाव होने चाहिए और उन्होंने कोरोना को लेकर कोई अपनी चिंता वहां व्यक्त नहीं की। कीर्ति निधि जवाब दीजिए। देखिए विपनेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहा है और केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहा है। और जिस दिन ओमिक्रॉन का पदार्पण हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जब जगी तो सबसे पहले लॉकडाउन रात्रि में लगाने का काम, कर्फ्यू जो लगाया, रात्रि कर्फ्यू लगाया। और जो लगाने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, विपनेश जी मैं बार बार कर रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो लोग रात्रि कर्फ्यू लगाए हैं
उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो सरकार में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैलियां क्यों कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रैलियां क्यों कर रहे हैं? क्या मनीष जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती? नहीं, पूरी जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं, हम चुनाव आयोग के निर्देशों का लगातार पालन करते रहे। हम अपने बूथ के प्रभारियों को निर्देशित किए हैं कि हमारे बूथ के प्रभारी कम से कम कहां पालन हो रहा है? अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा निकल रही है उसमें इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। कौन से नियम का पालन कर रहे हैं आप? जी भीड़ रहेगी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार पैदा किए उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश को मुक्त करना, और उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और ये जनता बड़ी तादाद में अखिलेश यादव को अपना समर्थन और प्यार दे रही है। लोग उनके लिए इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की है। ये रैलियां करेंगे तो क्या विपक्ष घरों में बैठेगा? ये 5 साल सरकार चला के रैलियां करेंगे तो विपक्ष भी रैली करेगा और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। और चुनाव आयोग अगर कोई निर्देश जारी करेगा, अगर वर्चुअल रैली के निर्देश जारी होंगे या जो भी निर्देश चुनाव जारी करेगा उसका हमारे अधिकारी पालन करेंगे। राजीव, मैं चर्चा में आपको लाना चाह रही हूँ। अगला सवाल अंशु अवस्थी से है मेरा, कांग्रेस से है, वो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। राजीव, ये सवाल भीड़ को लेकर ही है। कल प्रियंका गांधी को भी हमने देखा था। नहीं, देखिए विपनेश, इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है। अगर अखिलेश यादव में भीड़ हुई थी तो अमरोहा में योगी आदित्यनाथ में भी उतनी ही भीड़ हुई थी। आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, फिर भी भीड़ वही होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश एक डेंस पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहाँ सांप निकल जाए, काटे तो बहुत दूर की बात है, सांप निकल जाए तो 100-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रोड में कोई मोटरसाइकिल से बाइक फिसल के गिर जाए तो वहाँ 150, 200, 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ यहाँ कोई पैमाना नहीं है। अगर आप भीड़ एक शक्ति प्रदर्शन हो चुका है चुनावी समय में और राजनीतिक, बहुत बार आप देखेंगे कि रोड शो में, राजनीतिक रैलियों में लोग बुलाए जाते हैं, लोग लाए जाते हैं। एक नेता 3 जगह रोड शो करता है, वही लोग पहले पहुंच जाते हैं। भीड़ एक शक्ति प्रदर्शन है, एक ताकत है, ताकत का पैमाना है उत्तर प्रदेश क्या हर जगह। जहां आप एक जनसैलाब उमड़ता हुआ देख करके आप ये कहते हैं कि हवा आपके पक्ष में बदल रही है। लेकिन बात वही है कि आज उनकी दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि भी है। उनका एक शेर है, अपने हुक्मरानों की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। मेरी आवाज आ रही है? यस यस राजीव, सुन रहे हैं हम आपको, और सभी नेता भी आपको ध्यान से सुन रहे हैं। अपने हुक्मरानों की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। अब राजीव आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अपने हुक्मरानों की अदाओं पर फिदा है दुनिया, कुछ तो होश में लाओ इनको यारों। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये जो दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि है, मुझे एक थोड़ा दूसरी लाइन शायद मैं भूल भी गया, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि ये हुक्मरान ही तय करे कि उनको किस तरीके से जनता को बुलाना है, क्योंकि ये मौत का साया, मौत का खतरा जनता पर मंडरा रहा है। और मैं परेशान इसलिए भी विपनेश रहता हूं कि पुलिस, पत्रकार और मतदान कर्मी क्या करें। हमारी भी ड्यूटी उसी समय वहीं लगी रहती है और चुनाव में हमें वहां जाना रहता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान मैं जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में देखने के लिए गया था तो वहीं के जो टीकाकरण वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आप इतना घूमते हैं, और पहला डोज मेरा कोवैक्सीन का उन्हीं लोगों ने वहां पर लगा दिया था। तो ये बात सबको देखनी और समझनी चाहिए कि जान का खतरा सबके ऊपर है और कोरोना ऐसा है कि कब किसको किस तरह से चपेट में ले ले, किसको कितना संक्रमण हो। जवाब मैं ले लेती हूं राजीव अंशु अवस्थी जी से। 3 मंत्रियों को, मौजूदा सरकार के 3 अंशु अवस्थी जी, राजीव जी को आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आपको समझ में आया हम क्या करने की, कहने की कोशिश कर रहे हैं? विपनेश जी देखिए, मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी है। और मुझे लग रहा है कम न्यूज चैनलों पर इस तरीके की चर्चा होती जब लोगों के जीवन से, उनकी जुड़ी सुरक्षा से, उनके रोजगार पर बात हो।
नहीं तो आजकल तो माहौल वही चल रहा है, बिल्कुल पूरा हिंदू मुसलमान धर्म इसी सब पर। कोविड को लेकर अगर आप शुरू से देखें, बंगाल का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि हम वहां रैलियां नहीं करेंगे क्योंकि कोविड का इफेक्ट बढ़ रहा है। हमने अपनी रैलियां बंद कर दी। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके 15 करीब मुख्यमंत्री सब वहां पर जुटे रहे। और उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम हुआ आप देखिए, कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा था। तो कोविड में निश्चित तौर से जो ये थर्ड वेरिएंट है, इसको लेकर सरकार जिस तरीके का एक बिल्कुल बिना गंभीरता का एक व्यवहार जो पेश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहते हैं कि ये इस पर गंभीरता हो और जो भी निर्णय हो उस पर हम तैयार हैं। हम तो आगे बढ़ के देश नहीं, आप कहते हैं पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जिम्मेदारी निभाई, चलिए मान लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है? क्यों पहल नहीं कर रही है? पंजाब में क्यों पहल नहीं की जा रही है? बिल्कुल निभाएंगे। और निभाएंगे कब? चुनाव आयोग से अभी फरवरी में चुनावी तारीखों, राजीव बोलिए, अभी चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, फिर कब निभाएंगे राजीव? मापदंड ना अपनाए जाए। देखिए, मैं डॉक्टर सनी 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास, आपसे भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी अभी। मैं अंशु जी से बहुत विनम्रता से ये बात कहता हूं। मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान था, जब लास्ट के फेजेस में आपने रैली बंद करने की बात की, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसी दौरान केरल में भी चुनाव हो रहे थे, आपने वहां पर क्या किया? उसी देखिए, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री है, सब बंद करके जा रहे हैं और विजय यात्रा निकाल रहे हैं। एक पार्टी के दो पैमाने नहीं हो सकते। मैंने तो कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैली करके जाते थे, हम लोग उन रैलियों को कवर करते थे। लाखों की संख्या में किसी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती थी और शाम को हम जब पहुंचते थे तो देखते थे कि प्रधानमंत्री कोरोना की गंभीर स्थिति को लेकर के बैठक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, दिन भर टीएमसी की रैलियां करते थे और भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते थे। और जब शाम की हेडलाइन हम पश्चिम बंगाल की देखते थे, बांग्ला चैनलों की, तो देखते थे कि देर शाम कोरोना की संक्रमण दर को बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई चिंतित, राज्य के अधिकारियों को दिए आदेश, स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप, और सुबह फिर वो नई रैली के लिए निकल जाती थी। एक कोने में वो, एक कोने में प्रधानमंत्री। तो दिन में कोरोना का संकट, शाम को दिन में कोरोना घूम रहा है और शाम को उसकी गंभीर स्थिति पर चर्चा। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है अंशु जी, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है। एक राज्य में दूसरी बात, दूसरे राज्य में दूसरी बात। केरल में संक्रमण की दर आपने देखी थी। तो ऐसी स्थितियों में पैमाना एक ही होना चाहिए। वैसे बात आप सबकी ये दुरुस्त है कि चुनाव आयोग जो निर्देश देगा आप उसका पालन करेंगे। इसीलिए हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं कि 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे कुछ निर्देश देगा और हमें ये भी उम्मीद है कि ये सारे राजनीतिक दल उसका पालन करेंगे। ऐसी चर्चा कब हुई? अब कोरोना का खतरा है, इसीलिए चर्चा करनी भी पड़ रही है, क्योंकि लोगों की जान भी बचानी है। पिछले बार हालात क्या थे? मैं डॉक्टर सनी आपके पास ही आ रही हूं। अब राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। दो तरीके की बातें, ये दोहरा चरित्र, दोहरी नीति कैसे हो सकती है एक पार्टी की? अरविंद केजरीवाल सब कुछ बंद करके दिल्ली में या पंजाब में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैलेगा क्या? आप बताइए, कोई जवाब है आपके पास इसका? सबसे पहली बात है कि आपने ये टॉपिक चुना है, हमें खुशी है आपने अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से कहते रहे, जब 2019-20 के अंदर भी शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इनवाइट करा यूएस प्रेसिडेंट को। अब आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो से केजरीवाल जी हैं, क्योंकि हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर एक शुरू कर दिया कि नाइट कर्फ्यू करना है। पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री को शुरू करना पड़ेगा। हम कैसे शुरू कर सकते हैं? पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन कोई बात करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमने पहले भी इस चीज के ऊपर चर्चा करी कि हम वर्चुअल रैलीज करेंगे। हम हर एक चीज को ऑनलाइन करना शुरू कर चुके हैं और इसको करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि पंजाब के अंदर हम रैली, पंजाब के अंदर हर एक पार्टी रैली कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है अगर आप किसी चीज को बैन करते हो हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए राजी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक ऐसा कोरोना महामारी है जिससे हमें सारे देश को बचाना है और उसके तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहां जब तक कोई नियम लागू नहीं होगा मनमानी करेंगे, आप ये कह रहे हैं?
कि हम नहीं, तो हम ये शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, रोड शो करेंगे, जबकि दिल्ली में आप पीसी करके ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा है, इसको गैदरिंग को नहीं करना है। हमें मौका दीजिए। जितनी भी हमारी इंडोर रैलीज थी, हम ऑलरेडी सारी बंद कर चुके हैं। सारी रैलीज को आउटडोर कर दिया गया है, इंडोर रैली हम लोग बंद कर चुके हैं। आप हमारे जितने भी मार्च देखेंगे वो ओपन में है, और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि किस हिसाब से सारे अपने मास्क पहनिए और सारे और जो आज पंजाब में विजय जुलूस निकाला जाएगा उसका क्या? दूसरी बात मैडम मेरे को देखो, मैंने सारों को सुना है, मुझे ही मौका मिलना चाहिए। एक ही पार्टी है जो सिर्फ मुद्दों की बात करती है, एक ही पार्टी है जो लोगों की जिंदगियों की बात करती है। जितने भी पार्टियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, बेशक वो कांग्रेस है, बेशक बीजेपी है और अन्य पार्टियां, इन लोगों ने कभी भी लोगों की कोई परवाह नहीं करी। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लगाया। पंजाब के, आप हमें पंजाब का मौका दो, आप आज हम पंजाब में भी लगा देंगे, इसके अंदर क्या दिक्कत है? लेकिन इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे बिहार के अंदर नॉर्म्स बनाए थे, ऑक्सीजन को आप यूज करते रहे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। जब ऑडिट की बात आई तो बात करते हो, जब करते हो, कांग्रेस वाला यहाँ पे करते हो, झूठ बोलते हो। में भी अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या व्यवहार किया कोरोना के समय में? लाके बॉर्डर में छोड़ दिया केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन जब आधार कार्ड दिखाओगे तब हम खाना देंगे। ये अमानवीयता अरविंद केजरीवाल ने की। आप बता रहे हो कि आप परवाह करते हो। अपनी बात ना करें, आपकी बात अंशु जी आती हूँ। रैली तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करी हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अमानवीयता का व्यवहार, प्लानिंग उसके ऊपर कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन नोट तैयार कर रहे हैं। अब आपको डर लग रहा है, इस करके आप ऐसी बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें मंजूर है, जो पंजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी हमें मंजूर है, तो फैसला तो करो। फैसला ठीक है, एक मिनट, आप चुनाव आयोग की बात कह रहे हैं ना, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर सनी रुकिए। अंशु जी आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि हमने तो दिल्ली में कदम उठाए, लेकिन पंजाब सरकार बेपरवाह बनी हुई है, हम क्या करें? देखिए विपनेश जी, हम यही आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सारी पार्टियों से राय ले रही हैं। अरे सरकार की बात कब होगी? केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है, अरे पंजाब में सरकार आपकी है, कह रहे हैं कब बात होगी? इनको बताइए पंजाब में अभी सरकार है। ये साथी हमारे भूल जाते हैं भाजपा के लोग। मैडम पंजाब में कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं है, इनकी सरकार है। प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। इनको तो अपनी बात साथ नहीं बोल सकते। डॉक्टर सनी 1 मिनट। कमाल हो गया। भारत सरकार से कब सवाल करेंगी आप? तो कह रहे हैं जो भी चुनाव आयोग कहेगा, जो भारत सरकार कहेगी, जो अरे क्या कमाल कर रहे हैं अंशु अवस्थी जी। सबसे पहला सवाल तो मैंने मनीष जी से यही पूछा, लगातार मैं सरकार से ही तो सवाल कर रही हूँ कि बड़ी और नैतिक जिम्मेदारी सरकार की। आप कह रहे हैं कि सरकार से कब सवाल करेंगे? दीदी कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा को लेकर निर्णय लेना चाहिए। भाग खड़े हो रहे हो, तमाशेबाज राजा पंजाब में सरकार है कांग्रेस की, ये जब लोग जानते हैं सरकार चल रही है पंजाब में। आप पंजाब और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, पूरे देश की बात है जी, ये पूरे भारत की बात हो रही है। आप पंजाब, बंगाल और बनारस की बात क्यों कर रही है? पूरे भारत की बात। मुख्यमंत्री जी नहीं रह पाए हो रही है। भारत सरकार तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, भाजपा का प्रचार कर रही है, कोई चिंता नहीं उन्हें देश के लोगों की। शादियों में 200 लोगों की अनुमति करते हैं। और सबसे पहले जब राहुल गांधी जी ने इस पर कहा था कि कोविड एक अपने आप में चुनाव की तैयारी करिए। अंशु जी, कीर्ति जी, डॉक्टर सनी जी और मनीष जी, ये बराबर की जिम्मेदारी है। इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये टाइम नहीं है। विपलेश जी, आरोप प्रत्यारोप का टाइम तो नहीं। सोचिए कि आप लोग टीवी पर बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये जिस जनता का वोट आपने लेना है ना, आपको वो जनता आपको ध्यान से सुन रही है सभी राज्यों की, कि कैसे आप दो तरीके की बातें करती हैं। सभी पार्टियां दोहरा चरित्र दिखा रही हैं इस वक्त। चलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं जो आज इलेक्शन कमीशन लखनऊ में करने वाला है। देखते हैं कि क्या बड़े ऐलान होंगे चुनाव को लेकर, लोगों की जान को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।